के साथ हेमंत कुमार जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के मैच होने प्रस्तावित हैं। इससे पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम को बार बार बम से उड़ाए जाने की धमकियां मिल रही हैं। पिछले एक सप्ताह में 3 बार धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। आज सुबह एक बार फिर से एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, यानी कि 7 दिन में चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी एक ही स्टेडियम को मिली है। हर बार की तरह इस बार भी क्रीड़ा परिषद की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल आया। इस बार धमकी देने वाले ने यह लिखा कि पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एसएमएस स्टेडियम को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 24 घंटे में लगातार स्टेडियम की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़, अलवर और 12 जिला प्रशासन को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। आखिर ये कौन धमकीबाज है? क्या इसका उद्देश्य, क्या इसके इरादे हैं? कैसे धमकीबाजों पर रोक लगेगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, आयोजक परेशान। 7 दिनों में चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला। बार बार धमकी मिलने से खटाई में पड़ सकते हैं आईपीएल मैच। प्रतापगढ़, अलवर और 12 जिला प्रशासन को भी मिला धमकी भरा ईमेल। आधिकारिक मेल जो है कलेक्टर साहब की, उस पर कुछ इस तरह की एक धमकी आई है कि आप इसको खाली करा दीजिए। धमकीबाजों का इलाज क्या? तो आखिर राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को धमकी कौन दे रहा है? कौन बार बार जो है वो धमकी देकर के इस तरह से प्रशासन और सबको परेशानी में डाले हुए हैं? क्यों ये धमकीबाज पकड़े नहीं जा रहे? एक सप्ताह में इतनी बार धमकियां मिलना वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है। और आज की हमारी चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत मेघवाल हैं, कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और साथ ही आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गोठवाल साहब, आप ही से शुरुआत करूंगा कि एक सप्ताह में इतनी बार धमकियां, धमकी भरे ईमेल, आखिर ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन ऐसा धमकीबाज है? क्यों ये पुलिस प्रशासन की पकड़ से अब तक बचा हुआ है? और क्या ये हमारी इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी बड़े सवाल हैं? जी, ये जो आज का जो ईमेल आया और धमकी भरा आया, ये वीक के अंदर ये थर्ड है ये ईमेल। और स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट के ऑफिस में आया है, तो उसमें एक स्पेशल चीज लिखी है कि मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और उसके अंदर 23 का कोई लेमन होटल ट्री है वहां पर बेंगलोर में, और वहां पर कुछ किसी के साथ दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया गया है। और उसके साथ ही उसमें एक चीज और लिखी है कि इन्होंने दहेज में भी 1 करोड़ रुपया लिया है। तो पहला तो ये आया है और उन्होंने इस और इंगित किया है, ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, तो हमें इस और बिल्कुल पुलिस का ध्यान गया होगा और वो इसके अंदर। और रहा सवाल दूसरा, इसको अगर डाइवर्ट करने के लिए है, तो जो ये आईपीएल के मैच है जिसके अंदर जनता और पब्लिक और काफी इंटरेस्ट लेती है इन मैचों को देखने के लिए, ये आयोजकों को परेशान करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये 2 एंगल सामने आए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार का जो एंगल है, और ये अन्य स्टेडियम में आप प्रतापगढ़ और अलवर जिलों के अंदर भी इस तरह के ईमेल भेजे गए हैं धमकी भरे, तो ये पकड़ में आ जाएगा। मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि अब जो ये टेक्नोलॉजी है, जो ये इंटेलिजेंस वाला जो आया है, इसके अंदर इसको कोशिश की जा रही है। और ईमेल के जो ये जो इसको सर्च करते हैं, उसके अंदर जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी समय लगने की संभावना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे इसको सर्च करके और जल्दी इसके निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। दूसरा ऐसा है, आईटी एक्ट में इस धमकी भरे उसके लिए सजा का प्रावधान बहुत ही कम है। सजा का प्रावधान करीब ना के बराबर है, मामूली सा है।
तो आईटी एक्ट को भी मजबूत किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ इसके अंदर जो प्रशासन की जो भी समय, शक्ति, धन अपव्यय जो हुआ है, ये भी उससे अगर पकड़ में आता है तो उससे वसूल किए जाने का प्रावधान आईटी एक्ट में या इसमें किया सर, जाना आईटी एक्ट चाहिए। से इतर भी तो कोई कानून है, क्योंकि पूरे पुलिस प्रशासन को, एक स्टेट को, एक सूबे को धमकी देना है। ये आईटी एक्ट से इतर भी इसमें कानून है और धाराएं लग सकती है, लेकिन सवाल तो यह है कि पहले इस तरह के जो बदमाश है वो पकड़ में तो आए। आपको पता है कि कैसे जयपुर एयरपोर्ट को बार बार धमकी दी गई थी, और कैसे हमारी स्कूल्स को धमकियां दी गई थी इसी तरह से ईमेल भेज करके। ये एक क्या लूज पॉइंट हो गया है इन धमकेबाजों के लिए कि ये ठान करके बैठे हैं कि इन तक हम पहुंच नहीं पाते, हमारी पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए बार बार ऐसी करतूत सामने आ रही है। सर हेमंत जी, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये धमकी है और उसके बाद में चेकिंग कर ली जाती है, वहां कुछ भी नहीं मिलता है, उसके बाद में शायद है जांच की गति जो है वो मंदी पड़ जाती है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन इस बार कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन को और मुख्यालय को देखना चाहिए कि इसको कंटिन्यूस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इसको आगे तक सर्च किया जाए, ताकि इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकल सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार के ऊपर अब बड़ा इजी हो गया है डेटाज को छानना, और उसके अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे अब विश्वास है। ये दो चीजें जो आई है, एक तो आईपीएल से संबंधित जो जो प्रमुख खिलाड़ी और यहाँ आते हैं उनको परेशान करने की नीयत से, और दूसरा ये राजस्थान सरकार का जो दहेज से संबंधित है और एक बलात्कार का जो इसके अंदर प्रकरण मेल के अंदर दर्ज हुआ है, इसको लेके जांच की जानी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि अब की इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल पुलिस जो है उस अपराधी तक पहुंच पाएगी। हाँ बिल्कुल। कृष्ण कुमार जानू, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानू जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और आशुतोष जी, कैसे हम इन्हें देखें कि पूरे राजस्थान भर से इस तरह की धमकियां, और जब राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को इतनी धमकियां मिल चुकी है, तो बाकी जिलों को लेकर के या बाकी अदर जो है इलाके हैं उनको लेकर तो बदमाश बिल्कुल बुरी तरह से बेखौफ होंगे और आराम से बैठे होंगे कि वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक तो हम किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन उस तरीके पर, उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या समझा जाए, क्या देखा जाए? एक तरफ आईपीएल के मैच होने हैं, दूसरी तरफ राजधानी का बहुत ही सेंसिटिव इलाका, जहां पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार धमकियां इस तरह से। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि एसएमएस स्टेडियम को जो 7 दिन में 4 बार बम से उड़ाने की धमकी में का जो मेल मिला है, उसके लिए हमको पिछले दिनों पर जाना पड़ेगा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी का एक मेल आया था, उससे पहले मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की एक धमकी का मेल आया था, उससे पहले राजस्थान के कई स्कूल्स को ईमेल से के जरिए धमकी दी गई थी कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। और ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ था, 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित स्कूलों के ईमेल भेजे गए कि आपके स्कूल्स को बम से उड़ा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सुरक्षा जांच एजेंसियों को जिस तरह की कार्रवाई धमकी मिलने के बाद में वो करते हैं, तमाम तरह की सर्च करते हैं, उसकी जगह अगर इन वाकई जो अपराधी हैं, जो लोग इस तरह के ईमेल भेज रहे हैं, अगर उनको पकड़ा जाता तो शायद इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा अच्छे से अंकुश लग सकता था। क्योंकि मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि जो पिछले वर्ष भर में जो घटनाएं हुई हैं धमकी भेजने वाली, जो ईमेल के जरिए बम ब्लास्ट की जो धमकी देने की लगातार कोशिश हो रही है, उसमें से किसी अपराधी को शायद पकड़ा गया। कम से कम अगर पकड़ा गया है तो सार्वजनिक तौर पर उसको पुलिस प्रशासन ने शायद सार्वजनिक नहीं किया है कि हमने यहाँ अपराधियों को पकड़ा है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को ऐसे अपराधियों को पकड़ना चाहिए और उनको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे चाहे मानसिकता कुछ भी हो, चाहे मानसिक विक्षिप्त हो, चाहे मजाक में इस तरह की चीजें कर रहे हो, लेकिन हमारी कोई मजाक करने की सोच भी कैसे सकता है सर? इस तरह से थ्रेट देता है जिससे ना केवल आम जनता को, बल्कि ये दिखाता है कि पूरे स्टेट को धमकी है, पूरे देश को धमकी है ये कि आपके भीतर हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की धमकियों से निश्चित तौर पर आम जनमानस के अंदर भय का माहौल पैदा होता है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी एक बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर इस भय के माहौल को खत्म करना है तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको ज्यादा अच्छे और सटीक तरीके से कार्रवाई करके ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को शायद अपराधी घोषित कर सजा दिलानी चाहिए, जिससे कि कम से कम भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बिल्कुल भरत जी,
क्या ये हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं इसका नतीजा है, या फिर बदमाशों को पता है कि पुलिस प्रशासन में ढिलाई है, इसका नतीजा है क्या ये? क्योंकि बार बार सिर्फ राजधानी जयपुर को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के एयरपोर्ट को, यहाँ के अस्पताल को भी, उसका भी जिक्र है कि हम आपके अस्पताल उड़ा देंगे। बाहर के 12 और बाहर के जिलों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, हम इसे कैसे देखें? निश्चित तौर पर हेमंत जी, आप देखिए, जब प्रदेश के मुखिया और डिप्टी सीएम को एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से धमकी मारने की मिल जाए, और मैंने लगातार न्यूज 18 राजस्थान पे भी देखा, आपने चलाया भी था कि दौसा की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल मिले थे। उसके बाद बीकानेर जेल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी मिली, डिप्टी सीएम जी को धमकी मिली, और मुख्यमंत्री जी के काफिले में भी एक गाड़ी घुस गई थी जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। 2024 के अंदर जिस तरीके से अभी आशुतोष जी बता रहे थे, स्कूल, एयरपोर्ट और तमाम जयपुर की स्कूलों के अंदर भी 13 मई 2024 को इस तरह की ईमेल आई थी, लेकिन आज तक हम ये पता नहीं कर पाए कि वो ईमेल का सोर्स क्या था, किस सिस्टम से आई थी, किस जिले से आई थी, और उसके पीछे किन लोगों का हाथ था या मकसद क्या था, चाहे वो मजाक क्या हो, चाहे वो सीरियस नोट पे हो। और सबसे बड़ी बात आप हेमंत जी ये देखिए कि जब एसएमएस स्टेडियम के अंदर ये धमकी भरा आता है, तब पता चलता है कि 72 कैमरों में से 48 कैमरे तो चल ही नहीं रहे। तो जो कमांड सेंटर था, और उस कमांड सेंटर को जो एक्सेस कर रहा था, जिसकी वहां जिम्मेदारी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, उसके ऊपर क्या एक्शन किया गया? अगर भगवान ना करे इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती या कोई और दूसरी चीज हो जाती, तो आप कैमरे को कैसे एक्सेस करेंगे? लगातार 3 बार इस तरह की सूचना आना, आईपीएल मैच होने हैं, जिस तरह का घटनाक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है, पंजाब के वहां पे जो सिक्योरिटी की कमी थी उसके कारण यहां 3 मैचेस आईपीएल के फिक्स किए गए। एसएमएस स्टेडियम एक ऐसी जगह आता है जहां एमएलए क्वार्टर है, जहां विधानसभा है, जहां तमाम बड़े से बड़े वहां पर ऑफिसेज है। तो आप ये सोचिए, अगर इस तरह की कोई घटना घटित होगी तो किस तरह का अंजाम होगा। मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है, सरकार इसको जिम्मेदारी से नहीं ले रही। 21वीं सदी में भी अगर हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको ट्रेस कर सके, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है हेमंत जी। क्योंकि बच्चों का भविष्य, लोगों का भविष्य, उनकी जिंदगी, ये सब की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार के मुखिया को इस पे कहीं ना कहीं एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर एक्ट बनाना पड़ेगा। राइजिंग राजस्थान की आपने बात की, राइजिंग राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लोग यहां पर आने वाले हैं, अगर उनको सिक्योरिटीज नहीं मिल पाएगी। डेटा सेंटर की पॉलिसी की बात की गई थी लास्ट ईयर एक बजट के अंदर, वो डेटा सेंटर पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? कठोर दंड यूएपीए के अंदर है, 10 साल की सजा मिलती है इन अपराधियों को जिस तरह के अगर कोई करता है, लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पे कहीं ना कहीं अब हमको स्टैंड करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंसी को मजबूत करना पड़ेगा जहां पर हम इन जैसे लोगों को जल्द से जल्द ट्रेस कर पाए और इन लोगों को कठोर से कठोर सजा दे पाए। जानू साहब, क्या हम सोए हुए हैं, या हम लापरवाह हैं, या हम कमजोर है कि कोई भी सिरफिरा उठ करके आए और उसकी इतनी हिमाकत हो जाए कि वो एक बार नहीं बार बार हमें चैलेंज करे और कहे कि कभी बम से उड़ा दूंगा, कभी धमकियां? क्या हम इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उसी जयपुर ने पहले सीरियल ब्लास्ट देखे हैं, उसी जयपुर ने देखे हैं कि कैसे यहां पर घुस करके हमारी सुरक्षा को तार तार कुछ लोगों ने किया। इसी राजस्थान में आतंकवादियों के अड्डे हमने देखे हैं, कैसे हमारी सुरक्षा को भेद दिया। इसी राजस्थान ने देखा है कि कैसे जो है बदमाश हाई सिक्योरिटी जेल से, अभी 3 दिन पहले अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से एक दरिंदा जो ट्रिपल मर्डर कर चुका, वो अपनी बहन को धमकी दे रहा है कि पूरे परिवार को मार दूंगा। खौफ नहीं है सर हमारी पुलिस प्रशासन का, या हम लापरवाह हो गए इतने कि हमने सोचना छोड़ दिया है? हेमंत जी, आपका सवाल सही है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं है। हमारे देश का नागरिक जब दुबई जाता है तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ नागरिक कहलाता है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कानून व्यवस्था को जेब में डाल लेता है। कहीं न कहीं एजेंसियों में उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए, और ये जो परंपरा है कि मैं तो कल आया हूं, आज आया हूं, देख रहा हूं, कर रहा हूं, इन सब बातों पर रोक लगनी चाहिए। और जहां तक बात है ईमेल करने वालों की, तो ईमेल की जांच में और उसका पूरा असेसमेंट करने में समय लगता है। जिन जिन बातों का और जिन जिन विषयों का पटाक्षेप आप कर रहे हैं, सबको चिन्हित भी किया जाएगा, कठोर दंड भी दिया जाएगा, लेकिन प्रक्रियागत समय जो है वो तो घटनाओं के बाद लगता ही लगता है। इतना जरूर है कि पुलिस एजेंसियों को और साइबर जो क्राइम की जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उन्हें मुस्तैद रहने की और त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार इस विषय में लगातार संज्ञान ले रही है और तेजी से परिणाम देखने को मिलेंगे।
तो आपको यह भी बताना चाहिए कि इतना एक साल में करीब हम पीछे, ज्यादा पीछे तो नहीं जाएं, लेकिन एक साल भर पीछे भी जाएं तो कितनी घटनाएं ऐसी धमकियों की हो चुकी है। और हमने अभी आशुतोष जी कह रहे थे कितने लोगों को पकड़ लिया, और जनता के सामने लाना चाहिए कि भाई हमने इतनी धमकियां मिली, इतने लोगों को पकड़ करके सामने है सबके, और हमने इन पर कड़ी कार्रवाई की है, ये बताना चाहिए। आप एक भी ऐसा मामला बताने की स्थिति में है क्या पिछले एक साल की धमकियों का? देखो, इस सारे विषय में पुलिस विभाग का अपना पीआरओ होता है। अगर आप उनसे चर्चा करेंगे तो पूरी कहानी का पटाक्षेप वो कर पाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते हमें इतना जरूर मालूम है कि सरकार इस दिशा में तेजी से और समन्वित प्रयास कर रही है। तो जानू साहब, आपको पार्टी फिर ये भी तो बता के भेजती होगी कि हमारी सरकार ने ये कठोर एक्शन लिए हैं, ताकि आप बता पाए जनता को कि आपकी सरकार वाकई प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह दे कि कानून व्यवस्था के मसले पर पीआरओ पुलिस का ही जवाब देगा और आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या मतलब है इस बातचीत का? नहीं, जिन डाटाज की आप बात कर रहे हैं ना, मैं डेटाज नहीं मांग रहा हूं आपसे, तो पुलिस के अधिकारी देंगे। बहुत बार अंडर प्रोसेस डाटाज वो बताते भी नहीं है। आपने सीधा सीधा पूछा कि कितने अपराधियों का ऊपर कार्रवाई हुआ है, ये पुलिस आपको ज्यादा बेहतर बताएगी। आप एक भी बता दीजिए ना जान साहब, जानकारी जाएगी। एक भी बता दीजिए कि हमने एक दम की बात को पकड़ लिया। पेपर लीक की घटनाओं में एसओजी ने जितने प्रकार के लोगों को पकड़ा है, जानू साहब यही तो गलती करते हैं, लगातार गिरफ्तारियां जारी है। अरे जानू साहब, पेपर लीक वाला अलग मसला है। ये किसी दिन हम कहते हैं कि भेड़िया आया और एक दिन सच में आ गया। मेल करने वालों का कोई ठिकाना होता है क्या? उसकी तो रिसर्च होती है, उसके बाद पता चलता है। सर, मेल करने वालों का ठिकाना नहीं होता। मुख्यमंत्री को कोई धमकी दे दे, डिप्टी सीएम को कोई धमकी दे दे, और कोई दरिंदा हमारी जेल के अंदर, हाई सिक्योरिटी जेल में बैठ करके फोन करके धमकी दे दे, तो उसका तो ठिकाना होता है ना। उनके मंसूबों को हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? सिक्योरिटी एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनकी लापरवाही का ही खामियाजा है जो दरिंदे हमारे सामने हैं सर, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। अगर हम उनके मनोबल को नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके भीतर अगर डर नहीं घुसा पा रहे हैं, तब मेरा सवाल ये होता है, तब फिर हम कैसे जो अज्ञात जगह से बैठ करके ईमेल कर रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, या उसमें हम डर पैदा कर देंगे कि उसको डर लगे कि इसका हर्ष जयपुर पुलिस अच्छा नहीं करेगी या राजस्थान के पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। यह संदेश कैसे जाएगा? हेमंत जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर राजस्थान पुलिस को भी अपनी कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए। अपराधियों में डर होना ही चाहिए, और अपराधियों के डर के साथ जिस प्रकार के समन्वय जेल में दिखाई दे रहे हैं, उनका पटाक्षेप होना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए। आपने ये चर्चा रखी है, इसके बाद परिणाम जरूर आते दिखेंगे। जानू साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जेल की बात करें, मैं कह रहा हूं कि हमें एक भय तो पैदा करना होगा ना ऐसे लोगों में जो हमें बार बार थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कोई हमारे सामने, आंखों के सामने हाई सिक्योरिटी जोन से बैठ करके फोन करके धमकी दे रहा है, उसकी इतनी हिमाकत हो रही है। मैं कह रहा हूं कि हमारी पुलिस को, हमारे प्रशासन को कम से कम एक वो माहौल तो पैदा करना चाहिए कि कोई अगर फोन करके धमकी दे किसी को जान से मारने की, और या फिर कोई ईमेल करे, तो उसके हाथ कांपे, उसे लगे कि मेरा अंजाम ठीक नहीं होगा। ये तो हमें तय करना होगा ना। ये कब करेंगे? 1.5 साल बीत गया, अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हेमंत जी, आपकी ये चर्चा उस विषय को गति प्रदान करने वाली है, और आपने इस विषय को डिबेट के लिए चुना। ये डिबेट का नहीं, एक्शन का विषय है, और आपने याद दिलाया। जरूर तेजी से। तो जानू साहब, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि अगर मेरी डिबेट से ही सब कुछ एक्टिव हो जाता है, तो मेरे को आप पहले कह देते। सरकार बनने के उस पहले दिन से मैं इसी पर डिबेट रख लेता, कम से कम राजस्थान की जनता को राहत तो मिलती। भरत मेघवाल, आप जिस राहत भरी मैं तो चाहता हूं, जिस राहत भरी आहत को देना चाहते हैं, सच्चाई है हेमंत जी कि हमारे यहाँ जिस प्रकार का माहौल चलता रहता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर का माहौल था, और उसमें जिस प्रकार की मार्च स्लीपर सेल्स को मिली है, कोई न कोई सिस्टम एक्टिव हुआ है, जानबूझ करके प्रायोजित भी हो सकता है। जी, भरत जी कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें कई बार प्रायोजित भी होती हैं। इंटरनेट का जमाना है, कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत में बैठ के कर रहा हो सकता है वो विदेश की धरती से हमारे को मेल करके धमका दे रहा हो ऐसे ही।
देखिए हेमंत जी, अभी पुलिस प्रशासन की भी बात हो रही थी। विधानसभा के पटल पे लिखित में मिनट्स के अंदर है कि 45 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस के साथ मारपीट हुई है। जब हमारे प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा जी कह चुके हैं, कई बार इनके मंत्री कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, और हमने कई बार देखा कि डोडा पोस्ट वालों ने किस तरीके से पुलिस के साथ मारपीट की। अभी सीकर के अंदर खेडली में भी है जो एसएचओ के साथ मारपीट की गई हो। तब पुलिस प्रशासन ही सेफ नहीं है तो आम जनता किस तरीके से सेफ होगी? सवाल ही इस बात का आता है कि आज इस देश के अंदर 10 साल से ज्यादा होने को आए, आरटीओ इंस्पेक्टर को कुचल करके मार दिया था। अभी 10-15 दिन पहले की घटना है। आरटीओ इंस्पेक्टर को एक आरएस अधिकारी जी। तो अपराधियों में जो आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि अपराधियों में भय क्यों नहीं है, क्यों किसी को फोन करने से पहले या मेल करने से पहले उनके दिल में दहशत नहीं होती? 10 साल उनको सजा का प्रावधान है, यूएपीए के अंदर है। सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कब तक भय का माहौल होगा? बार बार हम एटीएस को, साइबर को या पुलिस प्रशासन को हम लेके आएंगे, बम स्क्वाड को लाएंगे और ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं वो एक कहानी हमने सुनी है कि भेड़िया आया, और वो अगर कहानी किसी दिन सच हो गई तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? जयपुर ने देखा है 2008 के ब्लास्ट के आज भी लोगों में पीड़ाएं हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को सुरक्षित माहौल दे, वो जनता को ये सुनिश्चित कराए कि आप सेफ हैं। उसके लिए आपको कानून लाना पड़ेगा, ऐसे अपराधियों को करना पड़ेगा आपको। जानू साहब, छोटा सा रिएक्शन। देखो, भारत जी ने जिन आशंकाओं को प्रकट किया है और जिनके समाधान की अपेक्षा की है, सरकार इस चर्चा के बाद पुलिस प्रमुख की जवाबदेही जरूर तय करेगी कि भाई हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। अब उस सारे विषय का पटाक्षेप तो जांच एजेंसियां करेंगी। चर्चाएं तो संकेत देती हैं सिस्टम को और सरकार को कि भाई जनता ये पूछ रही है और जनता में ये चल रहा है। आपके इस कार्यक्रम से जो संकेत गया है उसके सदपरिणाम अपने को तो संकेत कोई ले भी तो सही सर, हम और आप बैठे यहाँ चर्चा कर लेंगे, लेकिन जिम्मेदार जो हमारी शासन में, प्रशासन में, सरकार बैठे, वो कम से कम इस संकेत को संकेत की तरह ले तो सही। वो तो ये कह देंगे मीडिया वाले हैं, ऐसे ही चर्चा करते हैं, चला देते हैं, अभी आधे घंटे में खत्म होकर के चले जाएंगे। सिस्टम बदले तो सही सर, ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। गोटवाल साहब वो अभी एक बात जो है, अब सरकार की भी अपनी एक चीजें हैं कि कई चीजें जो है वो डिस्क्लोज भी नहीं होती है, कई चीजें इंटरनल स्तर पर चलती जाती है पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या इस तरीके से सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं इन चीजों को। देखिए, पहले अगर कोई सीएम को जेल के भीतर से धमकी देता है, दोबारा मुख्यमंत्री को जेल के भीतर से धमकी देता है, फिर डिप्टी सीएम को धमकी देता है। अभी 2 दिन पहले अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से भीलवाड़ा का एक दरिंदा जिसने 3 मर्डर किए और जघन्य मर्डर किए, वो वहां पर जेल से बैठ करके अपनी बहन को फोन करके कह रहा है कि पैसे भेज नहीं तो मार दूंगा। या फिर कोई हमें बार बार ईमेल भेज करके, आप तो कह रहे थे कि कोई रेप के मामले वाला, अभी मैं देख रहा हूं जो डेटा है वो कह रहा है कि सिर्फ रेप के मामले वाला नहीं है, उसमें लिखा है पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए। ये सब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपके हॉस्पिटल उड़ा दिए जाएंगे, ये भी ईमेल आ रहे हैं सर, ये बहुत गंभीर है। सुमित जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि राजस्थान पुलिस में आईटी सेल का एक भी एक्सपर्ट नहीं है, आउटसोर्सिंग नहीं की जा रही है। हमारे जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो नॉमिनल जो आईटी एक्ट की जानकारी रखते हैं और जो हमारी एक ट्रेनिंग पीरियड में प्राइमरी जो वो बता देते हैं, उसी वहां तक ही सीमित है। तो अब ये पहुंचे कैसे? ना तो हमारी भर्ती हो रही है, ना आउटसोर्सिंग की जा रही है, ना कोई एक्सपर्ट को भर्ती किया जा रहा है, ना उनसे कोई सेवाएं ली जा रही है। तो ये पकड़ में कैसे आएगा? आप हमारे से ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, एक कॉमन मैन आदमी, आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल चला रहा है, तो उससे वो एक्सपर्ट मान थोड़ी लिया जाएगा। एक्सपर्ट तो ये है। तो आज तक राजस्थान पुलिस में एक भी भर्ती नहीं है, ना कांस्टेबल है, ना कोई इस तरह का एक्सपर्ट है कि जो आईटी के बारे में जान सके। तो सच्चाई ये है कि उसके अंदर हम तह तक जाने के लिए कैसे करेंगे? फिर जो हमारी जो भी सप्लाई एजेंसीज है वो टाइम पे डेटा उपलब्ध कराए, जो भी एक कंपनियां हैं जिनका आप ये देखिए कि जो आज तक हम जो फर्जी सिम है उसको ट्रेस नहीं कर पाए कि फर्जी सिम कितना है और कहाँ से जा रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है, ये जो भी डेटा प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज है, इनका भी कोई लगाम का कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है राजस्थान पुलिस में। ना कोई भर्ती हो पा रही है, ना कोई आउटसोर्सिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के नाम पे आउटसोर्सिंग नहीं होता,
तो आप भर्ती करिए भाई तो कांस्टेबल। ये तो भर्ती जानू साहब ही करिए। बताएंगे ना, पुलिस का पीआरओ तो नहीं बताएगा कि भर्ती कब होगी। जानू साहब, हेमंत जी, भारतीय ये जनता तो आप ही पार्टी का बताएंगे ना प्रवक्ता सर। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर पूरी जानकारी दे सकता है, सरकार की नीति और पॉलिसी पर अरे सर, जानकारी दे भारतीय सकता है। जनता पार्टी जो की विसंगतियां सरकार है ना पुलिस सर। के पूर्व अधिकारी अनिल जी गोठवाल, जी, निश्चित रूप से सरकार हमारी है और इसलिए तो सरकार वो बता बनने रहे के हैं बाद कि सिस्टम सबकी कितना होती, लचर है। हमारी और आपकी नहीं होती। जी आशुतोष जी, एक अब आखिरी इस सारे लचर आखिरी सिस्टम टिप्पणी, में जो इसका पुलिस के लब्बलुआब मुखिया क्या बैठे है कभी कि हमारी उनसे भी डिबेट आप से ट्रायल सुरक्षा करिएगा। एजेंसियां चौकन्नी हो जाएगी, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना शुरू कर देगी, पुलिस में एक्सपर्ट्स के पद अचानक से आज शाम होते होते भर जाएंगे कि अगली डिबेट हम कल नहीं करते। मतलब क्या लब्बो-लुआब निकले सर। देखिए हेमंत जी, इस पे दो चीजें हेमंत जी, आप जिस भी लब्बो लबाब को समझते हैं, आपने और हमने देखा है अच्छे से कि हम बहुत बार छोटी सी घटनाओं पर पुलिस की तारीफ या पुलिस की आलोचना शुरू कर देते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा है बहुत से मीडिया के चैनल्स ने सर, अपनी टीआरपी के लिए नहीं, अपनी टीआरपी के नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर आप मत लेके जाइए, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन है, उसकी हर किसी ने तारीफ की, उसको आप पुलिस प्रशासन से, स्टेट से कैसे जोड़ सकते हैं सर। वो आशुतोष जी, ठीक है, लेकिन ठीक है सर, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जो कह रहे हैं वो हो जाएगा। आशुतोष जी बोलिए, आखिरी टिप्पणी है बस। बिल्कुल देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि ये जो फोन से धमकी देने का मामला है और ईमेल से धमकी देने का मामला है, ये दोनों अलग अलग तरह के साइबर क्राइम है और उनके लिए, दोनों के लिए लगता है मुझे कि पुलिस को जांच का तरीका भी दोनों के लिए बहुत अलग अलग है। मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी जो मेल आ रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार को, तमाम राज्य इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वहां कुछ प्रस्ताव करना चाहिए और फोन कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद तो यही है कि हमारी पुलिस हाथ पर हाथ धर नहीं बैठी होगी और वो जल्द ऐसे बदमाशों को, बेईमानों को पकड़ लेगी, आइडेंटिफाई करेगी, जनता के सामने बेनकाब करेगी और साथ ही साथ उन्हें उनके किए की सजा भी दिलवाएगी, एक भय का माहौल पैदा करेगी। और जैसे जानू साहब कह रहे हैं कि सरकार भी हमारी डिबेट देख करके एक्टिव हो जाएगी, या फिर देखना यह भी होगा कि यही संदेश रहेगा कि या तो यहीं चलेगी, तो वो भी देखेंगे कि आखिरकार कैसे चलेगा। नमस्कार।